नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे और सभी को प्रणाम और सभी को गुड आफ्टरनून और सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्त एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे और सुबह से आप बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो अब बज चुके हैं दोस्तों चार के मतलब मुझे जो टाइम दिख रहा है 4:06 से 7 मिनट यहाँ पर हो रही होंगी और जो क्लासेस हैं वो आप लोगों की कंटिन्यू सुबह से चल रही हैं। तो अब जो बारी आ चुकी है वो बायोलॉजी सेशन की यानी कि विज्ञान की बारी आ चुकी है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन के साथ सभी जुड़ जाइएगा। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप ये भी बताइएगा कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। वीडियो ऑडियो में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या अगर आपको लग रही है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद अपने इस डेमो को शुरू करते हैं, अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे ये मैं उम्मीद करती हूँ और आपने अपने मन में, अपने दिमाग में एक बिल्कुल लक्ष्य तय कर लिया होगा कि अब एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपने सोच लिया है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि आरडब्ल्यूए ने आपकी जितनी भी आप चीजें चाहते थे उन सभी चीजों का बंदोबस्त कर दिया है। अब बस जरूरी है कि आप पढ़ें, पढ़ते जाएं और सिलेक्शन लेते जाएं। तो इस बार आपको अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए एक बेहतरीन नौकरी का जो तोहफा है वो जरूर देना है। दोस्तों मैं चाहती हूं इस बार की जो होली और दिवाली आप लोगों की बने वो आप लोगों की एक नौकरी के साथ बने, ठीक है? तो सभी दोस्तों को ये मेरी शुभकामनाएं हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए सेशन को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत से बच्चे जो हैं वो जुड़ चुके हैं। मैं सभी के कमेंट्स देख पा रही हूँ, सभी बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं और कमेंट्स आपके बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब बहुत अच्छे से आवाज मेरी आप लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है? तो हमारे साथ नागेंद्र आ चुके हैं, अनिल आ चुके हैं, गोविंद आ चुके हैं, रोहित आ चुके हैं और बच्चों के नाम मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, इतनी तेजी से आपके जो कमेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैम ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है यानी कि रेल फाउंडेशन बैच, इसको कैसे परचेज करना है। क्या आपके फायदे की बात मैं सबसे पहले आपको बताकर चलती हूँ, क्योंकि जब हम आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी ऐसा कर पाते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा उसमें हमें फिर बहुत खुशी मिलती है। तो क्योंकि आप लोग जानते हो आपका आज डेमो है बेटा, डेमो आज शुरू हो चुके हैं और आज, कल और परसों आप इस बैच को अगर खरीदना चाहते हो तो यहां पर आपको फीस जो है वो कम प्राइजेस में हमने रखी है। करना क्या है कि आपको एक कूपन कोड लगाना है कैपिटल लेटर में RAIL20। तो इससे क्या होगा, इससे आप इस बैच को 20% ऑफ के साथ खरीद पाओगे। एक्चुअल जो फीस है इस बैच की वो 1199 है, लेकिन आप इस बैच को अगर इन 3 दिनों में खरीदते हो तो आपको ये बैच 959 का मिल जाएगा। तो आपके फायदे की बात मैंने आपको बताई। अब चलते हैं कि मैम इस बैच को कैसे खरीदना है। तो सबसे पहले आप लोगों को रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। पेड क्लासेस के ऑप्शन पर आप लोगों को जाना है। उसके बाद आप जैसे ही पेड क्लासेस पर जाएंगे आपको बाय नाउ का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक कर देना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? मैम आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले सकते हो। और उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर कि मैम प्राइस का ऑप्शन आएगा तो अप्लाई कूपन कोड आप लोग डालेंगे वहां पर। जैसे ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कूपन कोड डालेंगे RAIL20 कैपिटल लेटर्स में, तो आप इस बैच को कम प्राइजेस के साथ परचेज कर पाओगे, ठीक है? तो ये आप लोगों की क्या हो जाएगी बेटा, फायदे की बात हो गई है। आगे बढ़े तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मैडम इस बैच के अंदर जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी वो किस तरीके से होंगी, यानी क्लासेस का टाइम टेबल मैं आपको बता देती हूं एक बार, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। आगे जो भी एप्लीकेशन पर क्लासेस चलेंगी इसी टाइम टेबल के आधार पर चलेंगी, ठीक है ना बेटा? चलिए तो आ जाओ, अब थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेबल को भी देख लेते हैं। आप लोग जानते हो सुबह 9 बजे मैथ्स की क्लास चल रही है, क्योंकि टाइम टेबल आप लगभग हर क्लास में देख रहे हो, हर क्लास में हर टीचर आपको ये बता रहा है। तो सुबह 9 बजे आप लोग मैथ्स करते हैं बेटा। रीजनिंग की क्लास सुबह 11 बजे होती है। यहां पर आप लोगों का 12 बजे अभी पॉलिटी का सेशन शुरू हो रहा है। पॉलिटी खत्म होगी तो हिस्ट्री, हिस्ट्री खत्म होगी तो कंप्यूटर, यानी सेम टाइम पर आपका ये एक के बाद एक जो सब्जेक्ट है वो चलेगा। आगे देखें तो मैम 3 बजे आपने ज्योग्राफी के साथ सेशन शुरू किया है। ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर स्टैटिक जीके आपकी चलेगी। स्टैटिक जीके खत्म हो जाएगी तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर आप लोग करोगे, ठीक है? 4 बजे क्या होगा मैडम, 4 बजे आप लोग बायोलॉजी करते हैं बेटा, क्लियर? और मैम उसके बाद रात को 9 बजे आप लोग फिजिक्स का सेशन करेंगे। अब मैं कमेंट सेक्शन में भी देख पा रही हूँ बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री को लेकर बड़ी दिक्कत कि मैम टाइम टेबल में हमें केमिस्ट्री भी कहीं नहीं नजर आई। तो इसका
जो आप लोगों का ये जो डाउट है, इसका जो आंसर है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हो कि हमारे जो डेमो शुरू हो रहे हैं, वो 2 सब्जेक्ट्स के साथ शुरू हो रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं बेटा बायोलॉजी, बिल्कुल आपकी आज बायोलॉजी का डेमो है और बायोलॉजी आपकी 4 PM हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैम आज ही रात को 9 बजे हम लोग फिजिक्स का सेशन करेंगे बेटा, फिजिक्स चलेगी आपको रात को 9 PM, ठीक है। अब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाता है, मान लीजिए पहले बायोलॉजी खत्म हो गई तो यहीं पर मैं केमिस्ट्री शुरू कर दूंगी आप लोगों की, यहीं पर मैं आपकी जो केमिस्ट्री है उसको शुरू कर दूंगी। या मान लीजिए सर की फिजिक्स पहले खत्म हो गई तो सर यहां पर आपको केमिस्ट्री जो है वो शुरू कर देंगे। तो केमिस्ट्री को लेकर कुछ सीन ऐसा रहेगा कि दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा, हम केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर हम तीनों सेशन को एक साथ लेकर चलेंगे तो क्लासेस फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएंगी और हम चाहते हैं कि एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत डीप लेवल में पढ़ें। क्योंकि फाउंडेशन बैच है तो इस तरीके से आपको इस बैच के अंदर पढ़ा दें कि दोबारा जिंदगी में कभी इन चीजों को आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना प्यारे बच्चा, है ना। मैम हिंदी भी करवाना बेटा, हिंदी में ही करवाएंगे सारी चीज, बाइलिंगुअल होंगी वैसे तो सारी चीजें, बट हिंदी वाले बच्चे भी बिल्कुल डरेंगे नहीं, हम हिंदी में भी चीजें आपको कराएंगे, ठीक है। और रात को आप लोग देखते हो कि 1 दिसंबर से आपका जो एडवांस मैथ है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये लाइव क्लासेस हैं आप लोगों की, इन सारी क्लासेस का टाइम टेबल आपको पता चल चुका है, केमिस्ट्री का भी जो आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ऐसा कोई सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा कि मैम किस तरीके से चीजें चलेंगी। अब देखो बात करते हैं कि जो बच्चे केवल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए साइंस स्पेशल बैच भी है बेटा। तो जो बच्चे केवल साइंस को तैयार करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आप देख पा रहे हो रेलवे के सभी पैटर्न के लिए या SSC, दिल्ली पुलिस टीचिंग एग्जाम, किसी भी पैटर्न के लिए आप लोग साइंस को अगर करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बैच अवेलेबल है 299 में, इस बैच को भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ जब साइंस की बात की जाए तो तब, क्लियर। चलो अब चलते हैं हम आगे और बात करते हैं अब हम लोग आपके सेशन की यानी कि बायोलॉजी की। तो मेरे ख्याल से आपका जो सब्जेक्ट्स को लेकर डाउट था वो पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी आपके कोई और डाउट हो तो वो भी बता दीजिए। मैम लिखकर पढ़ाइएगा, बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा लिखकर ही पढ़ाने पर विश्वास करती हूँ, ठीक है। डायग्राम हम जरूर क्लास में यूज करेंगे, हम आपको चित्रों की सहायता से डायग्राम की हेल्प से जरूर चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, बट हर चीज मैं आपको लिखकर बताऊंगी, इस चीज की गारंटी है, इस चीज की श्योरिटी है, ठीक है। कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके से आपको होती है तो बेटा एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हमें पढ़ना है। जैसे हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमारी मम्मी हमें चीजों को सिखाती थी, हमारे पापा हमें चीजों को सिखाते थे, हमें कुछ नहीं आता था तो बेझिझक होकर हम अपने मम्मी पापा से चीजों को पूछते थे। उसी तरीके से आपको भी अपने परिवार की तरह, अपने माता पिता की तरह हमारे साथ जुड़ना है। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप बेझिझक उस चीज को पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, बेझिझक आप उस चीज को पूछ सकते हैं, ठीक। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट थम्स अप कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं सेशन को आगे लेकर चलती हूँ, उसके बाद मैं आपको चीजों को आगे लेकर चलती हूँ, ठीक है। तो चीजें आप लोगों को अभी तक जो बताई हैं एकदम शांति के साथ, एकदम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को, एक एक शब्दों को हम धीरे धीरे समझकर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हर वो बच्चा जो इंग्लिश बैकग्राउंड का है, हर वो बच्चा जो हिंदी बैकग्राउंड का है, किसी को भी दिक्कत 1% नहीं होने दूंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ बेटा, ठीक है। चलो तो शुरू करें चीजों को। चलिए मैम आज की क्लास में आपने कहा कि हम बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन। हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसको हम कहते हैं बेटा जीव विज्ञान। मैम क्या होता है जीव विज्ञान? क्योंकि देखो बच्चा पहली क्लास है ना, पहली क्लास है हमारी, तो क्योंकि पहली बार हम लोग, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, साइंस को पढ़ रहे हैं। अब मैम इसमें हमें पहले ये बता दीजिए कि इस बायोलॉजी का मतलब क्या है, या इस बायोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं तो ये किस शब्द से बना है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसके अंदर किस किस चीजों को हम लोगों को लेकर चलना है, ये पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, ठीक है। देखो बेटा मैं आपसे एक चीज बताना चाहती हूँ कि पहली क्लास है और पहली क्लास को मैं आपको गहराई में चीजों को आराम से लेकर चलूंगी। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ ऐसे भी होंगे जो आप जानते हो, लेकिन फिर भी उन्हें बताना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्लास के साथ हर वो बच्चा जुड़ा हुआ है जिसने पहले इन
चीजों को कभी नहीं पढ़ा। तो जिन बच्चों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं वो आराम से ध्यान से सुनेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए तो इंपॉर्टेंट सारी चीजें होने ही वाली है। ठीक है, चलिए तो भाई अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि मैम जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है। देखो बेटा ये क्या है इसको बताना, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये जो प्यारी सी चीज तुम्हें दिख रही है ये क्या है, जल्दी कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताओ दोस्तों ये क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि मैम ये तो एक पौधा है, ये तो एक छोटा सा प्लांट है। क्या है बेटा, ये तो एक छोटा सा पौधा है। बहुत बढ़िया। क्या पौधे सजीव होते हैं, आप कहोगे हाँ जी मैम। क्या पौधे सजीव होते हैं, मेरा सभी से प्रश्न है बेटा। आपने कभी पौधों को खाना खाते देखा है, जल्दी बताओ सारे बच्चे। आपने कभी पौधों को खाना खाते देखा है, कहोगे मैम कभी देखा तो नहीं है, लेकिन अब जो मैं एक नाम लेने वाली हूं उसको जरूर सुना होगा। क्या आपने कभी प्रकाश संश्लेषण को सुना है, क्या आपने कभी फोटोसिंथेसिस शब्द को सुना है, तो आप कहेंगे हाँ जी मैम ये तो सुना है। तो बस उसी से पौधे खाना खाते हैं। कैसे खाते हैं वो आगे हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो अभी हमने देखा कि मैम ये पौधे का एक छोटा सा प्लांट, मतलब एक प्लांट का डायग्राम है और पौधे सजीव हैं, ये हमें समझ में आ गया। आप यहां पर देख पा रहे हो ये क्या है प्यारे बच्चा, आप कहोगे मैम अलग अलग एनिमल हैं, ये तो कुछ पक्षी हैं यहाँ पर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, जेबरा हमें दिख रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं भाई जंतु। ये क्या है दोस्तों, ये है जंतु। इनको हम लोग क्या कहेंगे, तो इनको हम लोग कहते हैं दोस्तों जंतु, ये है एनिमल। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना सा प्रश्न है कि क्या ये सजीव है, क्या ये सजीव है, क्या ये भी लिविंग्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या ये सजीव है, जल्दी बताओ मेरे दोस्तों, क्या ये सजीव है। तो कहोगे यस मैम ये भी सजीव है। तो अभी मेरे पीछे जो आप दो इमेज देख रहे हो ये दोनों इमेज सजीवों की हैं, ठीक है। तो मैम आप हमें पढ़ा रही हो क्या, बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। तो बस बच्चा जीव विज्ञान क्या है, जब हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं वही होता है जीव विज्ञान। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाऊंगी चीजों को, चाहे इमेज से समझाऊं चाहे कहानी से समझाऊं। तो जब हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो मैम बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से बना है बेटा। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, आप कहोगे बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। बायोलॉजी क्या है बेटा, एक ग्रीक शब्द है बायोलॉजी। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। आपने कहा कि मैम ये ग्रीक शब्द है, समझ में आ गई बात। चलो अब मैम ये बायोलॉजी जो होता है ये कौन कौन से दो ग्रीक शब्दों से बना है। तो जब हम इस बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, ठीक है। कौन कौन से शब्दों से बना है दोस्तों, एक शब्द है यहाँ पर बायोस, एक शब्द होता है दोस्तों बायोस, ठीक है, बायोस। अब मैं आपसे ही पूछूंगी कि बायोलॉजी क्या है, आपने समझ लिया ना कि ये भी सजीव ये भी सजीव। अब बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं कि बायोलॉजी किस शब्द का, किस भाषा से बना हुआ शब्द है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक एक भाषा है बेटा, जैसे हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है, संस्कृत होती है, इंग्लिश होती है, वैसे ग्रीक एक लैंग्वेज है। तो मैम ग्रीक भाषा के कौन कौन से शब्दों से बनाई है बायोलॉजी, तो आप बताते हो दो शब्दों से बनाई। ये दो शब्द आज आपके सपने में भी आते रहने चाहिए। तो ये बायोस और दूसरा शब्द होगा बेटा लोगस, दूसरा शब्द होगा लोगस। अच्छा मैडम, दूसरा शब्द हो जाता है मेरे बच्चों लोगस। तो बायोलॉजी दो शब्दों से बना है दोस्तों, एक वर्ड हो गया यहाँ पर बायोस एंड मैम दूसरा वर्ड हो जाता है यहाँ पर लोगस। अब ये तो हमें कुछ अजीब से लग रहे हैं, बायोस क्या होता है, बायोस मैम लोगस क्या होता है मैडम लोगस, इनके मीनिंग भी बता दो तो मजा आ जाए। तो इनके मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, फिर आपसे पूछूंगी कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है। चलो इनके मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि मैम बायोस का मतलब क्या होता है, तो बायोस का मतलब होता है मेरे दोस्तों सजीव, बायोस का मतलब होता है मेरे दोस्तों लिविंग। तो यहाँ पर बायोस का मतलब क्या है, लिविंग। और मैम लोगस का मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब होता है अध्ययन। लोगस का मतलब हो गया मेरे दोस्तों अध्ययन यानी कि स्टडी। तो अब मुझे बता दो कि बायोलॉजी क्या है, जल्दी बताओ सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। इन दोनों शब्दों को जोड़ देना, सजीव और अध्ययन, इन दोनों शब्दों को जोड़ देना, क्योंकि मैंने बताया ये भी सजीव है, मैंने बताया ये भी सजीव है। तो बस इन सब के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, इन सब के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, वही तो है क्या, बायोलॉजी,
वही तो है क्या प्यारे बच्चा? आप बताओगे मैम जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या होता है? सजीवों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ लिविंग। तो बायोलॉजी क्या हो जाता है? जिसमें हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो जब कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, जब कभी भी आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन आती है, तो आप लोग बताकर चलते हो कि बायोलॉजी क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि बायोलॉजी होता है सजीवों का अध्ययन। दोस्तों बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन है दोस्तों। बायोलॉजी क्या है? सजीवों का अध्ययन। क्लियर? यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि बायोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे? सजीवों का अध्ययन करेंगे। पॉइंट क्लियर? सभी बच्चों का पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये तो पता चल गया ना बायोलॉजी का अध्ययन, बायोलॉजी क्या होती है और बायोलॉजी किस भाषा के शब्द से बनी है। बायोलॉजी बनी हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। अब कई बच्चों के मैं कमेंट देख रही हूं, मैम सिलेबस, मैम सिलेबस, मैम सिलेबस। बेटा सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी, सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। अब क्योंकि बायोलॉजी का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को स्टार्ट कर दिया है हमने, तो क्या कुछ बायोलॉजी में पढ़ना है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो बिल्कुल परेशान मत हो, अभी बस मेरे साथ बने रहो क्लास के साथ। अभी धीरे धीरे हम लोग सारी चीजों के जो आपके आंसर से रिप्लाई हैं उनको करेंगे। ठीक है ना? तो सिलेबस वाले बच्चे भी थोड़ी देर बेटा शांति से बैठेंगे। सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी कि कहां से कैसे सिलेबस आपको मिलेगा, क्या करना है सिलेबस का। ठीक है, समझ में आई ना बात? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम चलते हैं यहां पर कि ये जो आप लोगों की बायोलॉजी है मैम, ये सजीवों का विज्ञान है, हमें पता चल चुका है। अब हम लोग बात करें कि मैम इस बायोलॉजी टर्म को किसने दिया था। बायोलॉजी टर्म, पेपर में क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी टर्म को किसने दिया, यानी कि ये जो जीव विज्ञान शब्द है ये किसके दिमाग में सबसे पहले आया? बताओ, जीव विज्ञान शब्द को दिया किसने था? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी सभी बच्चों से। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? बताओ बेटा, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? फटाफट से बताओ सारे बच्चे, बायोलॉजी किस लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है? तो आप बता रहे हैं मैम ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब मुझे बता दो कि इस शब्द को सबसे पहले दिया किसने था? जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले जो देने वाले साइंटिस्ट थे ना, ये थे बेटा लेमार्क। कौन से साइंटिस्ट थे? लेमार्क। और मैम इनके साथी एक और थे, इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। कौन थे बेटा? ट्रेविरेनस। तो इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? बायोलॉजी शब्द को दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बना है ग्रुप डी के अंदर कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को किसने दिया? आपने बताया लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। किसने भाई? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने मिलकर क्या करा था? सबसे पहले 1802, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जब पढ़ेंगे 1802 में इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को दिया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस। पॉइंट क्लियर हो गया ना बेटा? देखो पहले 1801 कहीं कहीं पुरानी एनसीईआरटी में दिया था, लेकिन आप जब भी अब पढ़कर चलोगे 1802, एडिशन अपडेट हो चुका है, इसीलिए 1802 ही पेपर में दिया जाता है। 1802 याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब बात करते हैं कि मैम बायोलॉजी के बारे में हमें यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो याद करने हैं। आपने हमें बता दिया कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी जो शब्द था सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर कि मैम बायोलॉजी के पिताजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। तो जीव विज्ञान के जनक की जब हम लोग बात करते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं, तो आप बताते हो अरस्तु। किसको कहते हैं दोस्तों? अब जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था, तो बच्चे जो आंसर कर रहे थे वो कर रहे थे अरस्तु। तो बेटा यही कंफ्यूजन तो दूर करना है आपका हमें। अरस्तु ने बायोलॉजी के शब्द को नहीं दिया था, अरस्तु बायोलॉजी के पिता कहे जाते हैं, यानी जीव विज्ञान के पापा जी कहे जाते हैं। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, किसे बायोलॉजी के पिताजी कहा जाता है, तो तब आप लोग बताकर चलते हो एरिस्टोटल। तब आप लोग बताकर चलते हैं बेटा एरिस्टोटल। तो यहां पर आएगा अरस्तु। तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान के पिताजी। समझ में आ गई बात? क्यों?
मैडम क्यों? क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले क्या करा था बेटा? अरस्तु ने सबसे पहले जीवों से जुड़ी हुई व्याख्या करी थी। मतलब इन्होंने बताया था जीव जंतुओं के बारे में। इन्होंने कहा था कि जीव जंतु सजीव हैं और इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु होते हैं वो मिलकर जीव विज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से इनको कहा गया जीव विज्ञान के जनक। अब जब हम अरस्तु की बात करते हैं तो इनको एक और उपाधि दी जाती है। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। बेटा समझ में आई ना बात? ये पॉइंट लिख लीजिएगा। इन्हीं को कहा जाता है जंतु विज्ञान के पिता। तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? जंतु विज्ञान के पिता भी कहते हैं। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु को दो नामों से जाना गया। इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं यानी जीव विज्ञान के जनक, और इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक। अच्छा मैम, जब ये बायोलॉजी पढ़ा रहे थे या बायोलॉजी के बारे में बता रहे थे तो बायोलॉजी को आपने अभी डिफाइन करा कि भाई बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसमें पौधे भी आते हैं, इसमें जंतु भी आते हैं, दोनों चीजें आती हैं बायोलॉजी के अंदर। कि मैम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। पीडीएफ मिलेगा मैम? बेटा बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ। जो बच्चे बैच खरीदेंगे उनको पीडीएफ भी जरूर मिलेगा। जब आप जहां पर लाइव क्लासेस देखेंगे उसी लाइव क्लास के 1 से 2 घंटे बाद आपकी जो पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगी, और पीडीएफ दोनों मिलेंगी। ये जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ ये भी मिलेगा और पीडीएफ हैंड रिटन भी मिलेगी, यानी बच्चे द्वारा तैयार की गई पीडीएफ भी मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो अब हम बात कर रहे हैं कि मैम जीव विज्ञान के पापा जी कौन है? जीव विज्ञान के पिताजी हैं अरस्तु। बेटा अब अरस्तु की जब हमने बात करी तो आप देख रहे हो कि अरस्तु को हम जंतु विज्ञान के पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो मैम जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी वो है बेटा जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अरस्तु को मजेदार लगते थे जंतु। अरस्तुओं को मजा आता था जंतुओं के साथ खेलने में, है ना? जंतुओं को देखने में उनका बड़ा इंटरेस्ट था। वो तरह तरह के जंतुओं के साथ क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट करते थे। तो इसीलिए उनको माना गया फादर ऑफ जूलॉजी, इसीलिए उनको हम लोग जंतु विज्ञान के पिता भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसको जंतु विज्ञान के पिता कहते हैं? तो अरस्तु को। अच्छा दोस्तों, अरस्तु की एक किताब भी है मेरे बच्चों, बताओ जल्दी से। इनकी इस किताब से भी आपके ग्रुप डी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो अरस्तु है ना, इन्होंने जंतुओं के ऊपर दोस्तों किताब भी लिख डाली। भाई जैसे जब हमें किसी चीज को करने का शौक होता है, जैसे किसी को शायरी लिखने का शौक है तो वो अपनी कॉपियों पर शायरी लिख देगा। जैसे मैंने कई बच्चे देखे थे कभी कभी कि कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम में जाते थे, एग्जाम कॉपी पर सबसे ऊपर लिख देते ओम नमः शिवाय, या लिख देते थे जय सरस्वती माता। तो अब तो खैर ऐसा बैन है, एग्जाम में आप कॉपी पर ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन बच्चों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कोई कुछ लिखता था, कोई कुछ। आप अपने स्कूल की कॉपी में लिख लो, लेकिन एग्जाम की कॉपी में ऐसा नहीं लिख सकते थे। अभी भी नहीं लिख सकते, बैन हो जाती है वो कॉपी, फिर चेक नहीं होती है। ठीक है, तो आप में से भी कई बच्चों को शौक होगा शायरी का, आप में से कुछ बच्चों को शौक होगा कि अपनी कॉपी को बड़े तरीके से नोट्स बनाएं, सजा सजा कर बनाएं। सबका अलग अलग शौक होता है। अब ये जो अरस्तु थे, इनका शौक क्या था? जीव जंतुओं के बारे में रिसर्च करने का। तो इन्होंने भैया किताब लिख डाली। किताब लिख डाली कौन सी? तो इनकी बुक का नाम था भाई हिस्टोरिया एनिमेलिया। इनकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो ये आपको पेपर में आएगा कि हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी पुस्तक है। तो आप बताकर चलते हैं कि हिस्टोरिया एनिमेलियम जो पुस्तक है ये अरस्तु की है। एनिमेलियम का मतलब, एनिमेलियम का मतलब है दोस्तों एनिमल यानी कि जंतु। तो इन्होंने अपनी इस बुक में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था। इन्हें जंतु इतने अच्छे लगते थे कि अपनी इस बुक में मतलब 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया। तो इसीलिए इस बुक का नाम पड़ा हिस्टोरिया एनिमेलिया। यानी कि इन्होंने अपनी इस बुक में 500 टाइप के एनिमल्स के बारे में हिस्ट्री लिख डाली। भैया इन्होंने क्या कर डाली? हिस्ट्री लिख डाली। तो हिस्ट्री पढ़ते हो ना आप लोग, है ना? हिस्ट्री में आप लोग इतिहास पढ़ते हो, फलाना राजा का ये इतिहास था, फलानी रानी का ये इतिहास था। ठीक है, तो भाई इन्होंने भी जंतुओं का इतिहास उतार दिया एक किताब में। उस किताब को कहा गया हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया का मतलब ये बेटा इतिहास, तो एनिमेलियम मतलब जंतुओं का इतिहास। तो इन्होंने जंतुओं के इतिहास के बारे में लिख डाला। तो आपको अरस्तु से इतने पॉइंट याद रखने हैं। अब चलो मेरे साथ आगे की तरफ बढ़ो। यहां तक कोई परेशानी तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को है नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मैम आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो मैम हम
हम भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी किसको कहते हैं, यानी आधुनिक जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो ये हैं दोस्तों डार्विन। क्या आप इनकी ये जो शक्ल है इनको देखकर पहचान सकते हो? ये है डार्विन, बहुत ज्यादा पॉपुलर है डार्विन। याद करो 10वीं 9वीं 10वीं के उस चैप्टर को जहां मैडम हमें बड़ी मारती थी। मुझे तो ये चैप्टर आज तक याद है अपने जीवन में। मैडम याद करने को देती थी इतना लंबा चौड़ा वो लॉन्ग क्वेश्चन कि जिराफ के ऊपर याद करके लाओ, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, विकास का सिद्धांत याद करके लाओ। उसे याद करते करते हमारा पूरा दिन गुजर जाता था। तो वही है ये साइंटिस्ट जो 10वीं 12वीं 9वीं 10वीं की क्लास में आपको देखने को मिलते हैं साइंस सेगमेंट में। तो डार्विन जो है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं आधुनिक जीव विज्ञान के पिता। तो आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है? चार्ल्स डार्विन। कौन है दोस्तों? तो आप लोग बताकर चलते हैं, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है आधुनिक जीव विज्ञान के पिता। अच्छा, चार्ल्स डार्विन पर ना एक पूरा टॉपिक है आप लोगों का, एक पूरा चैप्टर है चार्ल्स डार्विन पर जो हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो चार्ल्स डार्विन को क्या कहते हैं हम लोग? इनको आधुनिक जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अब मुझे यहां तक बताओ, मैं थोड़ा सा रुकूंगी यहां और जल्दी बताओ सारे बच्चे कि किसी को यहां तक अभी तक कोई दिक्कत? अगर मैं आपको चारों या 2-3 ये जो फादर बताए हैं आप इन्हें बता पाओगे? सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी के पिताजी कौन है? आपने कहा कि मैम फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, और बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में दिया था। और आपको कभी भी क्वेश्चन पूछे कि बायोलॉजी आधुनिक जीव विज्ञान के पिता, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, तो आप बताकर चलते हो चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अब चार्ल्स डार्विन के बारे में डिटेल चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी जब इनके बारे में हम लोग एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। यहां पर एक चीज और याद रखना भाई, चार्ल्स डार्विन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। चार्ल्स डार्विन को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी इन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, तो इनको हम लोग फादर ऑफ एवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी विकासवाद के पिता। ठीक है, इनको हम लोग विकासवाद के पिता भी कहते हैं, विकासवाद के पिता, फादर ऑफ एवोल्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको कहते हैं भाई फादर ऑफ एवोल्यूशन। इन्होंने सबसे पहले हमको जीवों के एवोल्यूशन के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि इस पृथ्वी पर हमारा विकास कैसे हुआ। देखो, पहले हम ऐसे थे, फिर हम ऐसे हुए, फिर हम ऐसे, फिर हम ऐसे, फिर हम ऐसे हो गए। तो जीवों का विकास इस पृथ्वी पर कैसे हुआ, इस चीज को सबसे पहले इन्होंने समझाया था डार्विन ने। तो इनके बारे में बहुत सारे फैक्टर जो पेपर में आते हैं तसल्ली पूर्वक पढ़ेंगे जब हम एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना मेरे बच्चों? चलें आगे भाई। चलो तो भाई अब आ जाओ, आगे चलते हैं और आगे हम लोग, है ना, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा यहां से पेपर में अभी जो आप लोगों का एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, एमपीएसआई का, ये क्वेश्चन उसमें आपको पूछा गया था, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया था, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये एमपी पुलिस एसआई के अंदर पूछा गया प्रश्न है अभी लेटेस्ट, तो आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं बेटा। और रेलवे में आप जानते हो कई शिफ्टों में पेपर होते हैं, तो जब आप लोगों की शिफ्टों में एग्जाम होते हैं ना, तो आप देखते हो कि बहुत सी शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। चलो अब आ जाओ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मैम यहां से जब हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस की तरफ चलते हैं या बायोलॉजी की ब्रांचेस की तरफ चलते हैं, तो यहां से मैं एक चीज और आपको बताकर चलूंगी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बेटा बायोलॉजी को हमने 2 मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, इनसे भी आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताकर चलूंगी। बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की दोस्तों 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की जब हम शाखाओं के बारे में बात करेंगे तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं भाई? 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? कोई बच्चा बताएगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। जीव विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। अभी मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछती चलूंगी भाई, जितना भी पढ़ाती चल रही हूं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछती चलूंगी। ठीक, तो जीव विज्ञान की बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हो कि मैम 2 शाखाएं मेन है, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 2 मेन शाखाएं होती हैं। एक तो होती है दोस्तों जूलॉजी, जिसको आप लोग कहते हो जंतु विज्ञान, जिसको आप लोग क्या कहेंगे भाई? जंतु विज्ञान कहेंगे।
जंतु विज्ञान, ठीक है। और एक शाखा होती है, आप लोग बताते हो, वनस्पति विज्ञान। एक शाखा होती है दोस्तों वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। एक होती है वनस्पति विज्ञान, क्लियर, जिसको हम लोग कहेंगे मेरे बच्चों बॉटनी, ठीक है। अब यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी सभी बच्चों से, देखती हूँ कितने बच्चों का ध्यान जो है वो क्लास की तरफ है, कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में मस्त हैं और कितने बच्चों का ध्यान यहाँ बोर्ड की तरफ है। चलो भाई, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, मैम जूलॉजी हो गई, मैम बॉटनी हो गई, यानी जंतु विज्ञान हो गया, और मैम क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान। मुझे यहाँ से ये बताओ सारे बच्चे कि जूलॉजी के फादर कौन है, फटाफट बताओ सारे बच्चे। ये जो जंतु विज्ञान है जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, इसके फादर बता दो, मैं मान जाऊं तुम बच्चों को। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे बताएं कि जंतु विज्ञान के पिता किसको कहते हैं। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। अरे वाह, एक बच्चा तो कह रहा है डार्विन है, भाई कमाल कर दिया, कमाल। अरस्तु अरस्तु अरस्तु, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो चार्ल्स डार्विन वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, मैंने कहा था कि चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है आधुनिक जीव विज्ञान के पिता। मेरे बच्चा, ये आधुनिक जीव विज्ञान के पिता हैं, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी हैं। मॉडर्न बायोलॉजी नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूं कि भाई जंतु विज्ञान के पिता कौन है, जूलॉजी। तो बेटा इस पॉइंट को तो मैं आपको अभी अभी बताकर चली गई हूं कि जंतु विज्ञान के पिता हम अरस्तु को ही कहते हैं। तो इसीलिए तो जो फैक्ट बता रही हूं ध्यान से समझ के चलो, ध्यान से समझ के चलो, क्वेश्चन कहीं से भी आपको आ सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने बता दिया कि मैम जब हमसे जंतु विज्ञान के पिता पूछता है तो हम लोग अरस्तु जी का ही नाम बताते हैं, अरस्तु जी को ही कहा जाता है। अरस्तु को ना इंग्लिश में हम लोग एरिस्टोटल कहते हैं बेटा, तो इंग्लिश के नाम के लिए भी आप लोगों को याद रखना है, अंग्रेजी वाले बच्चों को इनको एरिस्टोटल कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब बारी आती है कि मैम बॉटनी के पापा जी कौन है, हाँ ये मैं बता के चलूंगी यहां से, इसीलिए तो मैंने आपको ब्रांचेस बताई हैं। तो यहां से आपको पूछे कि मैम वनस्पति विज्ञान के पिता, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो आप लोग बताकर चलते हो कि जो बॉटनी के पिताजी हैं ये हो जाते हैं थियोफ्रस्टस। तो फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं बेटा, थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई, थियोफ्रस्टस। तो ये भी आप लोगों को याद देने या याद करने योग्य बात है, थियोफ्रस्टस, ठीक है। थियोफ्रस्टस, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रस्टस। समझ में आई बातें, थियोफ्रस्टस को कहते हैं हम लोग बॉटनी के पिताजी, यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिताजी। अच्छा मैम, वनस्पति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो यहां पर ये है थियोफ्रस्टस बेटा, तो थियोफ्रस्टस को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान के जो पिताजी हैं इनको कहा जाता है थियोफ्रस्टस को। अब ये जो थियोफ्रस्टस है ना, ये अरस्तु के शिष्य थे बेटा, जैसे तुम लोग सारे मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो तुम खूब आगे जाओगे, है ना। तो वैसे ही यहां पर जब थियोफ्रस्टस थे तो ये किसके शिष्य थे, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था, ये किसके शिष्य थे, ये किसके स्टूडेंट थे। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि थियोफ्रस्टस जो थे ये किसके स्टूडेंट थे। उसके बाद ये आपका जो क्लासिफिकेशन है इसको, यानी कि ये जो आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, इसको हम यही खत्म करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो जल्दी से बताओ, अरस्तु के शिष्य थे, बहुत बढ़िया बेटा, तो कमाल कर दिया तुम लोगों ने, तो कमाल कर दिया बिल्कुल। ये अरस्तु के ही क्या थे प्यारे बच्चा, शिष्य थे, अरस्तु के, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के शिष्य माने जाते हैं ये, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, एक किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी अरस्तु ने, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन सी किताब लिखी थी भाई अरस्तु ने। चीजों को भूलने नहीं दूंगी मैं तुमसे, इतना वादा है मेरा, तुम्हें पूछ पूछ कर परेशान करूंगी बिल्कुल। तो चीजें भूलनी नहीं है, जो जो पढ़ाती चल रही हूँ दिमाग में रखता चलना है, रिकॉल करना है, बार बार उस चीज को दिमाग में लाना है, बार बार बोलना है। देखो बोलो, जहां भी बैठकर क्लास देख रहे हो ना, जो भी मैं पूछ रही हूँ उसको मुंह से भी बोला करो। जब चीज हम बोलते हैं ना तो दिमाग में जाती है और दिमाग में स्टोर होती है, तो बोलने से चीजें याद रहती हैं बेटा, ठीक है, बोलने से चीजें याद रहती हैं। एनिमल हिस्टोरिया, यानी कि हिस्टोरिया एनिमेलियम इसकी इनकी पुस्तक थी। अब ये ठहरे क्या, थियोफ्रस्टस क्या थे, अरस्तु के शिष्य। तो जब किताब अरस्तु ने लिख दी तो भाई ये कैसे ना लिखे, तो इन्होंने भी किताब लिख डाली, अरस्तु से इंस्पायर होकर थियोफ्रस्टस ने भी क्या कर डाली, एक किताब लिख डाली थी बेटा। और इनकी इस किताब का भी नाम आपको याद रखना है। तो गुरु और शिष्य दोनों की किताबों के नाम आपको याद रखने हैं। इनकी किताब का नाम क्या है भाई, तो आप लोग बताकर चलते हैं। इन्होंने लिख दी हिस्टोरिया प्लांटेरम।
हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्होंने लिख दी दोस्तों हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक है। तो हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री, ठीक है, और प्लांटेरम मतलब प्लांट, तो इन्होंने प्लांटों के बारे में हिस्ट्री लिख डाली भैया। इन्हें पेड़ पौधों के साथ खेलना बड़ा पसंद था, तो इन्होंने जो किताब लिखी, इन्होंने जो बुक लिखी वो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इतना इंट्रोडक्शन हम लोगों का जरूरी है पहली क्लास में। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूं और आपका जो सिलेबस का मुद्दा है, आपका जो सिलेबस का मुद्दा है उसको मैं सोल्व करने वाली हूं। जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दे कमेंट सेक्शन में कि मैडम जी यहां तक तो एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। बताओ जल्दी से, क्या कोई दिक्कत? बायोलॉजी कौन सी भाषा से बना है? कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? कोनो दिक्कत नहीं। बायोलॉजी के पिताजी कौन? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और दोनों ब्रांचेस के पिताजी कौन? इसमें भी हमें अभी तक कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ कि मैम सिलेबस बता दो पहले हमें। बेटा देखो, सिलेबस के लिए आप लोगों को मैंने सैटरडे में क्लास ली थी बेटा, पूरी की पूरी, क्योंकि वहां मैंने आपको जो सिलेबस था वो पूरा डिटेल में डिफाइन किया था। तो सैटरडे के अंदर मैंने आपकी एक क्लास ली थी। इसी क्लास का सैटरडे में क्या हुई थी बेटा, एक क्लास मैंने ली थी। इस क्लास का लिंक मैं आपको इस क्लास के नीचे लगा रही हूं। इस लिंक पर क्लिक करके आप सारा बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में मैंने और धर्मेंद्र सर ने सैटरडे में क्लास ली थी आपकी, वहां पर डिटेल में आपको सिलेबस को डिफाइन करा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लास की, ये जो डेमो क्लास आज आपकी चल रही है, इसी के नीचे अभी मैं लिंक लगवा दूंगी बेटा। उस लिंक को क्लिक करना, सारा तीनों साइंस का सिलेबस, तुम बायोलॉजी छोड़ो, तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सिलेबस वहां मिलेगा। तो उस क्लास को देख लीजिएगा, उसके नीचे लिंक लगा हुआ है, वहां से पूरा सिलेबस आप लोग अच्छे से देख सकते हो। अब आ जाओ बात करते हैं अपने टॉपिक की, क्योंकि अब आप लोग जितने अच्छे से डिटेल में चीजों की तरफ बढ़ोगे उतने अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, कवर कर पाओगे। बात समझ में आ गई भाई, है ना। अब चलती हूं आगे की तरफ और आ जाओ आज बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है, रक्त, ब्लड, लहू, इसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलो तो भाई मेरे दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जो आपकी बॉडी के अंदर कूट कूट कर भरा है या नहीं, जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे। क्या कोई भी ऐसा बालक यहां बैठा है जिसके शरीर में ये टॉपिक कूट कूट कर ना भरा हो? आप कहोगे मैम टॉपिक तो कूट कूट कर नहीं भरा, लेकिन हाँ ब्लड कूट कूट कर भरा है। हमारी बॉडी में ब्लड कूट कूट कर भरा हुआ है। तो बेटा अब इस टॉपिक को कूट कूट कर मैं भर दूंगी। जिस दिन तुम ब्लड टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे और कोई भी क्विज लगाओगे, कोई भी आप पेपर के क्वेश्चन उठाओगे जहां से भी ब्लड आ रहा है, ब्लड से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस दिन कहना कि मैम ये टॉपिक छूट गया। तो अब आ जाओ, इस ब्लड टॉपिक को कूट कूट कर तुम्हारे अंदर ना भर दूं तो कहना, ठीक है। चलो तो आ जाओ, अब शुरू करते हैं ब्लड को, शुरू करते हैं रक्त को प्यारे बच्चा। तो मानव रक्त की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैम व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। आइए प्यारी सी एक हेडिंग डाल लेते हैं, ब्लड। अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्लड यानी कि रक्त। तो चलिए भाई हम लोग जो है टॉपिक को करना शुरू करते हैं, ब्लड टॉपिक को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ब्लड। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि भाई रक्त क्या है। क्या कोई बच्चा बताएगा रक्त क्या होता है? तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग स्टडी की बात कर लेते हैं। आपके दिमाग में जब क्वेश्चन आया है कि मैम रक्त की स्टडी बता दो पहले, तो बेटा बिल्कुल रक्त के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। बिल्कुल शानदार। तो आप लोग बताते हो कि रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी, ठीक है। हेमेटोलॉजी कैसे याद करें मैडम, हेमेटोलॉजी को कैसे याद करें? तो पहले लिखो हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? हेमेटोलॉजी कहते हैं रक्त के अध्ययन को। कैसे याद करें? हेमोग्लोबिन का नाम सुना है? सभी बच्चों ने हेमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। हेमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, हेमोग्लोबिन कहां होता है? तो आप बताएंगे मैम हेमोग्लोबिन का नाम जरूर सुना है, हमारे खून में होता है। तो हेमोग्लोबिन एक ऐसा शब्द है जो सबको याद है। बस हेमोग्लोबिन रक्त में, और रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। तो हेमो हेमेटो इसी से कोरिलेट कर लेना और ऑप्शन में पहचान जाओगे देखते ही कि रक्त का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी, क्योंकि आपको हेमोग्लोबिन पहले से ही याद है और हेमो मतलब हेमेटो और हेमो कुछ कुछ सेम से वर्ड लग रहे हैं। तो रक्त से संबंधित जहां भी चीजें आएंगी वहां पर आपको हेमो टर्म जरूर मिलेगी। तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों हेमेटोलॉजी।
अब बारी आती है कि मैम रक्त क्या है, रुधिर क्या है। तो प्यारे दोस्तों याद रखना कि जो रक्त होता है ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक लिक्विड है। इतना तो सभी जानते हैं, ठीक है, इतना तो आप लोग सभी जानते हो, ठीक है। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। ग्रुप डी की क्लास नहीं चल रहा है, ग्रुप डी की क्लास ही चल रही है बेटा, रेलवे के लिए ही क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जब क्लासेस के साथ जुड़े हो तो इस शोटी के साथ जुड़े हो कि आप लोग रेलवे के हर एग्जाम को क्रैक करोगे, और जहां बात साइंस की आती है वहां तो हर एग्जाम को आप लोग क्रैक करने वाले हो, ठीक है। हिम्मत रखो, विश्वास रखो, हिम्मत रखो, विश्वास रखो, हर नया दिन नई उम्मीद लाता है। हिम्मत रखो, विश्वास रखो, हर नया दिन नई उम्मीद लाता है। जो खुद पर यकीन रखे वही जीत पाता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आज इस क्लास के साथ जुड़े हैं और कल भी जुड़ेंगे और आगे जितनी भी क्लासेस के साथ जुड़ेंगे कुछ सीख कर जाएंगे, और सीख कर जाओगे तो पेपर भी क्लियर करोगे, और पेपर क्लियर करोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे, और फिर देखना तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में तुम्हारा नाम होगा। क्योंकि जब हम नौकरी लग जाते हैं ना, सरकारी नौकरी, तो परिवार के जो 4 रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी हमारा नाम लेते हैं, वो भी हमारा एग्जाम्पल देते हैं अपने बच्चों को कि देख लग गया, वो देख लग गया, तू मत कर लेना कुछ भी। तो ऐसे ताने अभी आप सुनते होगे, लेकिन अभी जब तुम सिलेक्शन ले जाओगे तो ये ताने फिर दूसरे लोगों को सुनाई देंगे और आप एग्जाम्पल बनोगे कि देख उसकी तरह पढ़ ले, वो लग गया और तुझे भी लगना है। तो लोग, परिवार के रिश्तेदार सदस्य तुम्हारा एग्जाम्पल देकर अपने बच्चों को कह रहे होंगे कि लग जा नौकरी, वो भी लग गया। तो इसीलिए पढ़ाई करो मन लगाकर, ठीक है। चलो अब देखो इधर, जब हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो रक्त होता है वो क्या होता है, तो आप लोग बताते हो कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। बताएंगे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है बेटा? तरल संयोजी ऊतक है। तो ये पॉइंट आपको पूछा जा सकता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक। तो बताएंगे ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या होता है बेटा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा मैम, यहां से हमें बहुत सी चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। कैसे कंफ्यूज कर रही हैं? हमें इस लाइन में ये 3-4 शब्द तो समझ में आ गए कि रक्त समझ में आ गया, तरल समझ में आ गया, लिक्विड, लेकिन मैम हमें संयोजी और ऊतक ये शब्द समझ में नहीं आए, परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इनको समझाओ कैसे याद करें। तो बेटा समझते हैं कि भाई कनेक्टिव का मतलब क्या होता है। कनेक्टिव, जैसे मैं तुम्हें फोन मिलाऊं, ट्रिन 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 ट्रिन, तुम्हारे पास फोन आ रहे हैं बेटा, उठाओ इस फोन को, ट्रिन ट्रिन, तो तुम कहोगे मैम मन कहीं और लगा हुआ है, क्या करूं? बेटा मन कहाँ लगा हुआ है, उस मन को बताओ हमें, कहाँ लगा हुआ है। जहां से लगा हुआ है वहां से हम लाएंगे उसको खींचकर। तो मन कहीं और लगाओगे तो फिर कहीं के भी नहीं रहोगे, इसीलिए मन यहां लगाओगे तो बहुत कुछ सीख कर जाओगे। ये अपनी मेंटेलिटी बना लो कि इधर उधर की बातों में नहीं जाना है। हमें 2 साल मिले हैं, 1 साल मिला है, 6 महीने मिले हैं, इन 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो ये अपने अंदर आपको खुद मोटिवेशन लानी पड़ेगी कि कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। चलो देखो इधर, अब समझते हैं कि मैम कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, यानी कि संयोजी ऊतक क्या होता है। तो देखो जैसे मैं तुम्हें भी फोन मिला रही हूँ, टनन टनन, आधे बच्चों तक तो फोन कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। भाई उठा क्यों नहीं रही हो फोन, बात करो मुझसे। तो तुम कहोगे कहाँ मैडम, कनेक्शन ही नहीं लग पा रहा है, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही हमारे पास, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है फोन। तो कनेक्ट मतलब, कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। कनेक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? जोड़ने वाला। यानी कि एक ऐसी हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू, एक ऐसा हमारी बॉडी के अंदर तरल जो हमारे बॉडी अंगों को जोड़े हुए है। अगर मुझे यहां पर चोट लगी तो खून निकलेगा, ठीक है, वही खून ऐसे ऐसे यहां तक फैला हुआ है। अगर मुझे यहां चोट लगी तो खून निकलेगा, भाई वही खून ऐसे ऐसे पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके बॉडी अंगों को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर ये होता है कनेक्टिव। तो सिंपल वे से याद हो गया, जैसे फोन कभी कनेक्ट नहीं होता। जैसे तुम पढ़ रहे हो, रात को तुम्हें एक कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आया, तुमने सोचा कि चलो भावना मैम को कॉल मिला लेते हैं, बायोलॉजी का ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो तुमने कहा ट्रिन 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 ट्रिन, भावना मैडम सो गई है रात को, अब फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, साइलेंट करके मैं सो गई हूं। तो अब आप परेशान हो, अब आप कह रहे हो कि भाई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है मैडम से, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं मैडम से, कैसे पूछें अपना डाउट। तो भाई कनेक्टिंग आपको अब समझ में आ गया। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं जो बॉडी पार्ट को कनेक्ट करते हैं, जिसमें से रक्त एक ऐसा ही ऊतक है जो आपके बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है। अब मैम इस टर्म को समझा दो कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू यानी ऊतक। तो देखो जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो हमारे शरीर में बहुत
बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ऐसे ऐसे देखना, तुम समझना, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो ये सारी स्ट्रक्चर कहलाती है बेटा कोशिका। क्या कहलाती है? कोशिका। तो यही कोशिका जब हमारे शरीर में, यही सेल जब हमारे शरीर में एक साथ जुड़ जाती हैं, एक साथ एक ग्रुप बना लेती हैं, तो उसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं बेटा टिश्यू। उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? उसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू कहते हैं। तो क्या होता है टिश्यू? अब आपको समझ में आया कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जब ये कोशिकाएं एक साथ ग्रुप में आ जाती है, मीटिंग चलती है उन ग्रुप कोशिकाओं की, बहन तू कैसी है? बहन मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा चल तू बता अपना हालचाल। दूसरी कोशिका कहती है मैं तो कतई जबरदस्त हूँ। तीसरी कोशिका कहती है बहन क्या खाया आज? तो कहेगी बहन बर्गर खाया। हाँ, इस आदमी ने वही आया है मेरे अंदर। चौथी कोशिका कहती है अच्छा बहन तुझे तो बर्गर मिला है, यहाँ तो सुबह से भूखे ही बैठे हुए हैं, जरा सा भी ग्लूकोज हमारे शरीर में नहीं पहुंचा। तो मतलब आपके शरीर में जब ये बहुत सारी कोशिकाओं की मीटिंग चल रही होती है, तो वही मीटिंग कहलाती है टिश्यू। तो ऐसा समझो कि कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है, इसी को कहते हैं हम लोग टिश्यू। तो इसी तरीके से ब्लड में भी आपके बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो ब्लड भी हो जाता है एक एग्जाम्पल किसका? टिश्यू का। तो जब आप अपने ब्लड को देखोगे तो देखो ये रही कितनी सारी कोशिकाएं, ये बैठी हुई, ये चल रही, देखो इनकी मीटिंग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, सबकी मीटिंग चल रही है, देखो। तो ये पूरी कोशिकाओं का जो एक ग्रुप है, इसी को कहा जाता है टिश्यू। अब ये कैसा टिश्यू है भाई? लिक्विड। आप देखते हो ना, जब चोट लगती है हमें तो खून निकलता है, तो लिक्विड होता है। उसको आप ग्लास में भी भर सकते हो, उसको आप बोतल में भी भर सकते हो ना। तो कैसा दिखता है ब्लड? लिक्विड दिखता है। तो इसीलिए हमने लिखा कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ रुकूंगी और आप लोगों से पूछूंगी क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमोग्लोबिन से याद हो गया, हेमेटो हेमो, हेमेटो हेमो। दूसरा पॉइंट, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो बॉडी पार्ट को कनेक्ट करे, एंड मैम टिश्यू मतलब कोशिकाओं का समूह। तो रक्त एक तरीके का कोशिकाओं का समूह है, और एक ऐसा समूह है जो आपकी बॉडी को कनेक्ट करता है। टिश्यू मैम डिटेल में पढ़ाओ बेटा, बिल्कुल। जब इस टॉपिक पर आएंगे तो ये टिश्यू वाला टॉपिक भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। अब मैंने आपको देखो एक पॉइंट दिया यहां पर कि हमारे शरीर में रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो क्या मैम केवल रक्त ही तरल है या कुछ और भी हमारी बॉडी में जो लिक्विड है? बताओ जल्दी सारे बच्चे, इसी बात को बता दो आज मुझे कमेंट सेक्शन में। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा टिश्यू है, रक्त को छोड़कर, जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है। दैट्स मीन जो लिक्विड है, यानी आपकी बॉडी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके के लिक्विड आपकी बॉडी में होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर 2 टाइप ऑफ लिक्विड टिश्यू पाए जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड टिश्यू आपके शरीर में क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड टिश्यू पाए जाते हैं। 2 प्रकार के प्यारे बच्चे क्या होते हैं? 2 प्रकार के तरल ऊतक पाए जाते हैं। तरल ऊतक। अब 2 प्रकार के तरल ऊतकों में मैंने आपको एक तो बता दिया, एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है मैडम? एक तो हो जाता है रक्त, यानी कि लहू, यानी कि ब्लड। एक तो हो गया भाई ब्लड दोस्तों। मैम दूसरा तो तुम्हें बताना पड़ेगा बेटा, दूसरा तो तुम्हें बताना पड़ेगा, बताना जरा। प्लाज्मा, प्लेटलेट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है, वो रक्त में ही मिलेगा तुम्हें, वो रक्त के अंदर ही है। मैंने पूछा 2 ऐसे टिश्यू बता दो जो लिक्विड है आपकी बॉडी में, तो एक तो आपने कह दिया मैम ब्लड होता है। लिम्फ, अरे वाह बहुत बढ़िया। दूसरा हो जाता है लिम्फ। तो आपकी बॉडी के अंदर दूसरा जो लिक्विड टिश्यू है ये हो जाता है बेटा लिम्फ। अच्छा मैम लिम्फ क्या होता है? क्या लिम्फ भी ब्लड ही है क्या, या ब्लड से अलग है? तो बेटा जो लिम्फ होता है ना, ये एक ऐसा ब्लड है जिसमें केवल WBC पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिम्फ क्या होता है। तो ऐसा रक्त, आप इसको पूरा ही लिख लो ना लिम्फ को अच्छे से। तो इसके अंदर क्या लिखोगे कि भैया ऐसा रक्त, ऐसा रक्त जिसमें केवल क्या होगा बेटा? जिसमें केवल WBC पाई जाती हैं। मैम WBC क्या होती हैं? WBC क्या होती हैं? तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, WBC को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। WBC को भी पढ़ेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा रक्त जिसमें केवल WBC पाई जाती है। ब्लड इन विच हैव, ऐसे लिखेंगे, ब्लड विच हैव ओनली WBC,
ठीक है, ऐसा रक्त जिसमें केवल WBC होती है उसको कहा जाता है लिम्फ, यानी कि आप कहते हो लिम्फ। क्लियर, समझ में आ गई बात। मैम निर्जीव क्या होते हैं, एक बच्चे का पॉइंट है कि मैम निर्जीव क्या होते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, अरे वाह भाई वाह। ये क्या है मेरे पेन हाथ में, ये क्या है, जल्दी बताओ इसको, ये क्या है, सारे बच्चे बताओ ये क्या है। ये पेन है, पेन। तो मैम ये पेन सजीव है या निर्जीव, क्या इसके शरीर में ब्लड है, नहीं है। क्या ये रिप्रोडक्शन करता है, क्या ये अपने जैसे दूसरे पेन उत्पन्न कर सकता है, नहीं। ठीक है, क्या मैडम ये खाना खाता है, नहीं भैया, इसके लिए मैं रोज हलवा पूरी बनाकर लाती हूँ। खाता है ये खाना, खाता है क्या, कहोगे नहीं मैम। तो क्या ये सांस लेता है, कहोगे नहीं मैम। क्या ये ग्रोथ करता है, इसकी आज इतना साइज है कल इतना मिलेगा क्या, तो कहोगे नहीं मैम। तो बेटा ये है निर्जीव। ठीक है, ये निर्जीव है। ठीक, अब ये जो तुम्हें बोर्ड दिख रहा है जिसपे मैं लिख रही हूं, ये मुझे पैसों का खरीदना पड़ा है। अगर ये रिप्रोडक्शन करता तो मैं इसकी फैक्ट्री खोल लेती। आज ये एक बोर्ड में ले आई, कल ये बच्चे दे देता, फिर दूसरा बोर्ड हो जाता, उसे किसी को बेच देती, फिर तीसरा चौथा। तो भैया ये निर्जीव है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करता, ये बच्चे पैदा नहीं करता। तो वो चीजें जिनमें आपको वृद्धि, वो चीजें जिनमें आपको जनन यानी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड आप लोग बताओगे मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, ये सारे क्वांटिटी देखने को मिले, सारी क्वालिटीज देखने को मिले, वो होते हैं लिविंग यानी कि सजीव। तो सजीव और निर्जीव का कॉन्सेप्ट भी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल आप लोगों ने देखा कि ये जो आप लोगों का ब्लड होता है ये भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, और लिम्फ भी क्या होता है आपका, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को बातें, बताओ जल्दी से। ठीक है, अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर टॉयलेट लिक्विड होता है, टॉयलेट लिक्विड होता है, एक बच्चा कह रहा है। अरे मेरे दोस्त टॉयलेट कोई टिश्यू है क्या, ये बता दो। टॉयलेट तो आपकी बॉडी में बनने वाला एक वेस्ट है बेटा, वो तो एक आपकी बॉडी के अंदर बनने वाला अपशिष्ट पदार्थ है जो आपके रक्त से ही छन कर आता है। अगर मैं आपके रक्त की बात करूं ना, आपके रक्त में पानी है बेटा, आपके रक्त में 90 से 92% पानी है। और जब आपका रक्त आपकी किडनी तक जाता है ना, ये किडनी है, ये रक्त आ रहा है, तो जब रक्त किडनी तक जाता है ना, किडनी कहती है रक्त से, भैया भैया तुम्हारे अंदर जितना भी पानी है मैं निचोड़ लूं, तो रक्त कहता है ले जा ले जा पानी ले जा। तो किडनियां उस रक्त से सारे पानी को फिल्टर करके बनाती है मूत्र, आपका मूत्र यानी यूरिन। तो मूत्र जो है वो कोई टिश्यू नहीं है बेटा, मूत्र तो आपकी बॉडी से निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है ना, तो टिश्यू की जब बात होती है, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम ऊतक की बात करते हैं, तो ये होते हैं आपके रक्त। और आप लोग बताते हो कि आपकी बॉडी में और भी कई तरीके के टिश्यू हैं, जैसे हड्डियां टिश्यू हैं, हड्डियां भी कनेक्टिव में आती हैं बेटा। देखो हड्डियां भी तो जोड़ रही है ना आपके बॉडी पार्ट को। आप लोगों का कॉर्टिलेज आता है, कॉर्टिलेज देखो ये रहा कॉर्टिलेज, ठीक है, कान आपके सर से जो जुड़े हुए हैं कॉर्टिलेज से। तो ये अभी हम धीरे धीरे आगे जैसे बायोलॉजी के अंदर बढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाती चलूंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, जल्दी से बताओ। बोर्ड का कलर चेंज रखिएगा प्लीज, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें दिक्कत है तो कल से देखते हैं ना, अभी अभी आपको और भी चीजें पढ़नी है बेटा। देखो थोड़ा सा मैं आपको इमेज दिखाना चाहती हूँ। आप लोग बड़े उत्साहित हो रहे होंगे कि मैम कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है। तो देखो ये जा रहा ब्लड है ना, कैमरा लेके गई थी कल मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर, ये ब्लड है। तो मुझे एक चीज बताना यहाँ से आप सभी बच्चे, ये जो ब्लड आपकी बॉडी के अंदर बह रहा है, फ्लो कर रहा है, मैम ये ब्लड क्या ऐसे पूरी बॉडी में भरा हुआ है ठूस ठूस कर, या हमारे शरीर में कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जिनके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है? जल्दी बताओ, आपके शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो किसके अंदर होकर बहता है, फटाफट बताओ। आपके शरीर के अंदर जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो किस में फ्लो करता है, ये आपको बताना है। आपकी बॉडी के अंदर कौन सी संरचनाएं हैं जो रक्त को लाने ले जाने का काम करती हैं? कमेंट सेक्शन में बताएगा कोई बच्चा? तो आप लोग बताएंगे कि हमारे शरीर में, अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि रक्त के वहन के लिए, रक्त के वहन के लिए, ठीक है, वहन के लिए शरीर में क्या होते हैं बेटा, शरीर में रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है मेरा बच्चा, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो शरीर में रक्त के वहन के लिए क्या पाई जाती हैं, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। तो भाई ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, ऑफ ब्लड, बॉडी हैव ब्लड वेसल्स,
बॉडी हैव ब्लड वेसल्स। तो आपकी बॉडी के अंदर रक्त के वहन के लिए क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। अब मैम ये रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? तो बच्चा आपने नाम जरूर सुना होगा रक्त वाहिकाओं का। रक्त वाहिकाएं होती हैं धमनी। बेटा नाम सुना है? बस इतना बता दो, नाम सुना है, परेशान नहीं होना। धमनी जिसको हम लोग कहते हैं आर्टरीज, बच्चा जिनको हम लोग कहते हैं आर्टरी, ठीक है। और मैम दूसरी होती है शिरा। परेशान नहीं होना, बस इतना बता दो मुझे, नाम सुना है आप लोगों ने? कमेंट सेक्शन में बस इतना बता दो बेटा, वेन्स, ठीक है, वेन्स। और तीसरी होती है केशिका, केशिका है ना। तीसरी होती है मेरे बच्चों केशिका, कैपिलरीज। तीसरी हो जाती है कैपिलरीज। तो ये 3 तरीके की रक्त वाहिकाएं आपके शरीर में होती है। अभी जिसने इनके बारे में नहीं सुना ना, परेशान मत होना कि हाय ये क्या आ गया, मैं सब समझाऊंगी, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी। देखो यहाँ देखो अपना हाथ, ये देखो नन्नी नन्नी सी नसें दिखाई दे रही होंगी सभी बच्चों को, दिख रही है ना नन्नी नन्नी सी नसें, देखो यहाँ भी दिखती है। ये इनके अंदर बंद होता है बेटा ब्लड, इनके अंदर रहता है ब्लड। और ये तो तुम्हें दिख भी रही है नन्नी नन्नी सी रसें, ये शिराएं आपकी शिरा, वेन है ये वेन, ये तो दिख भी रही हैं। मैम और अंदर की तरफ जाओगे, अपनी स्किन की और गहराई में जाओगे तो यहाँ पर धमनियां होंगी, धमनियां यानी आर्टरीज होंगी। और मैम और गहराई में जाएंगे तो केशिकाएं, ये तो इतनी नन्ही है दिखाई भी नहीं देती। जैसे अभी तुम्हें यहाँ चोट लगी तो मैम यहाँ से भी खून निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, छोटी छोटी नन्ही नन्ही ट्यूब, कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर केशिकाएं हैं जिनसे खून निकलता है जब आपको चोट लगती है। तो आपकी बॉडी के अंदर ये 3 स्ट्रक्चर है जो ब्लड को भरने का काम करती है, यानी इन्हीं 3 संरचनाओं में रक्त भरा रहता है। अगर मैं कहूं मैम ये कैसी होती हैं, तो ये ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, इस तरीके से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में होती हैं। और इन्हीं के अंदर क्या रहता है? रक्त भरा रहता है। इन्हीं के अंदर दोस्तों क्या रहता है? ब्लड भरा रहता है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि मैम इन्हीं में क्या होगा? जो ब्लड होता है वो भरा रहता है, इस तरीके से। तो आपकी बॉडी में नन्ही नन्ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब के जैसी संरचनाएं, ये करती हैं रक्त को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का काम। समझ में आई बात? जल्दी से बताओ, ठीक है ना भैया। कोशिका भी पढ़ाएंगे आपको, पहले आप रक्त को पढ़ लो, क्योंकि रक्त एक तरीके की कोशिका है, इतना सिर्फ यहां से पढ़ना है। कोशिका फिर एक बहुत बड़ा टर्म हो जाती है, उसको अलग पढ़ेंगे हम लोग। कोशिका एकदम अलग टर्म है, वहां पर रक्त का आप नामो निशान भी नहीं पढ़ेंगे। बस हाँ, रक्त में इतना एक पॉइंट जरूर लिखना है कि रक्त में भी आपकी अलग अलग तरीके की कोशिकाएं होती हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर। चलो, तो केमिस्ट्री को लेकर जो बच्चों का डाउट था वो मैंने आप बताया। बायोलॉजी खत्म होगी या केमिस्ट्री आपकी तब शुरू होगी जब आपकी बायोलॉजी या फिजिक्स में से कोई भी एक खत्म हो जाएगा, उसी टाइम आपकी क्या चल जाएगी? केमिस्ट्री चल जाएगी। मैं और धर्मेंद्र सर मिलकर आपकी केमिस्ट्री को कराएंगे। और दोस्तों आपकी सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियो है वो वीडियो मैंने अभी अभी कहा कि इसी क्लास के साथ एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पर सारा सिलेबस यानी कंप्लीट साइंस का सिलेबस, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का सिलेबस आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको यहां से एक और पॉइंट की तरफ लेकर चलूं बेटा, तो यहां पर लास्ट में आप लोग बताकर चल सकते हैं कि कुछ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दी जाएंगी। तो देखो ये क्लासेस आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में लेंगे बेटा, ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएगी। कई बच्चों का डाउट था कि मैम रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में और हमें बता दीजिए कि ऐसी कौन कौन सी क्लासेस हैं जो रिकॉर्डेड के तौर पर हम लोगों को दी जाएंगी, अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये आप लोगों का क्या है? रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो आपको दी जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करती हूँ क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी बेटा, क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। और ऐसे ही थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लोगे तो चीजों को फिर रिकॉल करने में, रिवाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपके लिए आज की इस क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं वो कल आपको याद होने चाहिए, और कल यहां से आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चा, ठीक है। तो यहां पर जो चीजें हैं वो इस तरीके से आप लोग समझकर और लेकर चल सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार। एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है बेटा। बस एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, मैं यहीं लिख देती हूँ, ठीक है। हमारे आप रिसर्च करिएगा कि रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है।
रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रक्त का लाल रंग किसकी कारण होता है, ठीक है। रेड कलर ऑफ ब्लड, क्लियर। तो ड्यू टू व्हाट रेड कलर ऑफ ब्लड, तो ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और कल की क्लास में जो बच्चा सही कमेंट करेगा, ठीक है, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगी बेटा, और कल की क्लास में हम इसका आंसर भी बताएंगे कि क्या होगा सही, ठीक है। तो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है इसका रेड कलर किसकी वजह से होता है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत सभी को। नमस्ते, नमस्कार।